हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के सेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आज लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते जुलते क्वेश्चन या एज इट इज भी आ सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट, और साथ में कंसेप्ट भी ध्यान में दीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज a solid metallic shape cuboid of dimension 11 into 7 into 7 melted. Okay, एक क्यूबॉइडल शेप मेटल ब्लॉक है, सपोज सॉलिड है, उसको मेल्ट किया जाए तो क्या बोला गया है? टू फॉर्म द एन नंबर ऑफ सॉलिड स्पीयर, एन नंबर ऑफ सॉलिड स्पीयर में वो रिकास्ट हो जाता है। तो हम, और जो स्पीयर में हम रिकास्ट कर रहे हैं उसे, ईच स्पीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 7 by 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नंबर n। ओके, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। n मतलब नंबर ऑफ स्पीयर जो फॉर्म हो रहे हैं, किससे फॉर्म हो रहे हैं? एक क्यूबॉइडल शेप मेटल ब्लॉक से। ओके, या तो मेटल, सॉलिड मेटल से। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करना, बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए n नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो वैल्यू ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डायरेक्टली लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन मेटल क्यूबॉइड। ओके, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्पीयर, वन स्पीयर। ओके, तो इस तरीके से यह फॉर्मूला बनेगा। यानी टोटल जो क्यूबॉइड है, कंप्लीट क्यूबॉइड मेटल जो क्यूबॉइडल फॉर्म में है, उसको रिकास्ट मेल्ड करके एक एक स्पीयर बनाते जाना है। तो सारे जो बनेंगे, ये जो स्पीयर बनेंगे इसी वॉल्यूम में से बनेंगे। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा n। तो देखिए लिखते हैं फॉर्मूला इसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। यहाँ गिवन लिखना मत भूलिएगा आप, जो भी वैल्यू दी है क्यूबॉइड के लिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है। और वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, अब स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर क्यूब। ओके, तो ये 3 को ऊपर भेज देंगे हम, साथ में एल की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर में टर्म होगा ये जाएगा ऊपर वाले फ्रैक्शन के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। एल कितना है यहाँ देखिए 1177, तो ये एल, ये बी और ये एच होगा, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, या 4 रह जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है नहीं दी है, तो 22/7 ही लेना है, इंटू, अब आती है आर की बारी। ओके, आर फॉर रेडियस, एंड रेडियस कितना दिया स्फीयर का? 7/2 क्यूब होने की वजह से यहाँ लिखेंगे हम 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, तो अच्छी तरीके से 3 टाइम्स लिख लेना। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन, इसकी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। 7 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा हो जाएगा, और ये 2 एक और 2 से कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल जो टर्म रह जाते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं, 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। तो लिखते हैं हम 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में जो, डिनोमिनेटर का यहाँ जो फ्रैक्शन है 7/2, यहाँ जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इससे पहले लिख लेते हैं 2 को। बाकी जो टर्म्स रह जाएगा 22 7 इंटू 7, फिर बाद में उसे लिखेंगे 22 इंटू 7 इंटू 7। ओके, एक बार जब ये कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो एक बार रीचेकिंग जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई टर्म मिस अगर हो जाता है तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई टर्म यहाँ मिसिंग नहीं चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, देखो 4 इंटू 22/7 ये लिख लिया, 7 7 कैंसिल, 2 2 4 भी कैंसिल, 22 इंटू 7 रहेगा और 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो 7 7 कैंसिल हो गया, इससे 11 1 ज़ा, 11 2 ज़ा कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना रह गया 3। तो n की वैल्यू जो आई, नंबर ऑफ स्पीयर्स फॉर्म यूजिंग मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 11 इंटू 7 इंटू 7, तो नंबर ऑफ स्पेरिकल जो स्पीयर जो फॉर्म रहा है, मेटल स्पीयर जो फॉर्म हो रहे वो 3 आ चुका है आंसर। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एग्जामिनेशन में सारे चैप्टर का मिक्स फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं,
एक के बाद एक पर्टिकुलर जैसे एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई चैप्टर से, तो तुरंत उस चैप्टर पे जाके उसका कंसेप्ट रिकॉल करके, फॉर्मूलेस रिकॉल करके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मेंटली आपने कितना अलर्ट रहना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ए बी सो दैट द नंबर्स, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए बी so that the numbers a7 b23, a 7 b 23, ये चार नंबर दिए हैं a7 b23 आर इन एपी, आर इन एपी। अब ये चार नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, ये जो सीरीज दी है, सीक्वेंस दी है, ये एपी की सीक्वेंस है। ओके, तो इस एपी के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। ओके, हमें पता है एपी में क्या रहता है। ओके, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, अगर लिखते हैं तो उसे लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A1 A2 A3 A4 के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो चार टर्म यहाँ क्वेश्चन में दिए, तो चार ही टर्म तक हम लिखिए A1 A2 A3 एंड A4। अब हमें एक और चीज पता है डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस क्या होता है, D इज नथिंग बट, ये हो सकता है कि A2 माइनस A1 हो जाए, A2 माइनस A1 हो जाए, या फिर डिफरेंस क्या हो सकता है A3 माइनस A2 हो जाए, या फिर डिफरेंस जो रहेगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। इस चार टर्म की ही बात करके, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स दिए सिर्फ इसमें, तो हर एक जो डिफरेंस रहेगा दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का वो हरदम कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। तो इस थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब यहाँ जो A1 है हमारा, A1 कितना है लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू A, A2 कितना हमारा, A2 इज इक्वल टू 7, और A3 कितना है, A3 इज इक्वल टू B, एंड A4 कितना है हमारा, A4 इज इक्वल टू 23 है। तो ये A1 A2 A3 A4 की वैल्यू जो हमने यहाँ गिवन से लिख लिया है। बस करना क्या है अभी देखिए, इस जो टर्म डिफरेंस का है यही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए हर एक डिफरेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं कोई भी दो जो डिफरेंस है वो इक्वल लिख लीजिए कि इस दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस। तो हम लिखेंगे एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस वॉट A2। या A2 माइनस, समझ में आ रहा है कि इस सेकेंड टर्म दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस लिखा हो, सिर्फ मैंने ओके एक रिलेशन बना लिया है। तो देखो A2 कितना है, ये 7, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A2 इज 7 माइनस A1 कितना है A। ओके, A1 इज A यहाँ दिया है, और वैसे ही इज इक्वल टू A3 माइनस, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ रहा है तो A3 माइनस B माइनस 7 डायरेक्ट लिख लीजिए, B माइनस 7। ओके, तो ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। तो इसको 7 को इधर ला लीजिए, 7 प्लस 7 ये हो जाएगा 14, माइनस A को उधर ले जाइए तो ये होगा A प्लस B इज इक्वल टू 14 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसे, ठीक है। अब ये दो डिफरेंस इक्वल रहेंगे तो ये दोनों भी डिफरेंस इक्वल रह सकते हैं। ओके, ध्यान में रखिए नेक्स्ट टू डिफरेंस ये और ये इक्वल लेंगे हम। नाउ क्या लेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो ये डिफरेंसेस भी इक्वल रहेंगे तो यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। A3 कितना है, A3 इज B माइनस A2 कितना है 7 इज इक्वल टू A4 कितना है 23 एंड A3 कितना है B। ओके, तो इस तरीके से सेकंड डिफरेंस भी इक्वल हम इक्वेट कर दिया सेकंड डिफरेंसेस को। तो ओके, ये जो वैल्यू है दोनों इक्वल रहेगी डिफरेंसेस की। तो अब सॉल्व करते हैं, माइनस बी इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, B प्लस B इज इक्वल टू माइनस 7 उधर चले जाएगा तो 23 प्लस 7 हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारी आ चुकी है और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, B इज इक्वल टू 15 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, 14 इज इक्वल टू A प्लस 15 इधर जाएगा तो क्या होगा, 14 माइनस 15 इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके A और B की वैल्यू जो अननोन टर्म्स है A P के, उसे हम फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
देखते क्या दिया है इसमें और क्या हमें फाइंड आउट करना है। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं ये 10th लेवल के, अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली जाए तो। अदरवाइज अगर आपका कंसेप्ट फॉर्मूलेस अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है सो इट इज डिफिकल्ट, अदरवाइज इट इज इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। विच टर्म, ये भी क्वेश्चन एपी से है, ध्यान में रखिएगा। विच टर्म ऑफ एपी -11/2 -3 -11/2 -3 -1/2 is 49/2 is 49/2 is 49/2। देखिए सिंपल सा एपी नहीं दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में, साथ में नेगेटिव साइन भी यूज किया गया है, तो मिस्टेक होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रहते, तो पूरा ध्यान देके इसे सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन टू दिस। ओके, एपी क्या दिया है, गिवन एपी लिख लेते हैं, -11/2 -3 -1/2 लास्ट टर्म क्या बोला है, विच टर्म इज दिस, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये टर्म कहीं ना कहीं आएगा, तो यही टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा पहला स्टेप। ओके, विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 49/2, तो गिवन एपी लिखते जाना है, डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं ये टर्म आएगा, मतलब ये टर्म आने के बाद हमें स्टॉप कर देना है, यही वो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से गिवन एपी से हम वैल्यूज लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए, दैट इज -11/2। लास्ट टर्म भी दिया है इसमें ए एन, दैट इज 49/2 दिया है। ओके, अब आती है बारी डिफरेंस निकालने की। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, दिस माइनस दिस कर सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा वो डिफरेंस ले लीजिए आप। दिस माइनस दिस कर लेते थे, ठीक है, -1/2 -3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस प्लस 3 को लिखेंगे हम 3/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कितना आएगा, -1 + 6 / 2, तो -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा डिफरेंस। ओके, डिफरेंस हमारा आ चुका है। अब बोला है कि विच टर्म, अब यहाँ आते हैं, ध्यान देते हैं, विच टर्म मतलब हमें कौन सी वैल्यू निकालना है। विच टर्म, फर्स्ट टर्म है, मतलब या आगे की कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा या 20th टर्म जिसकी वैल्यू 49/5 होगी, तो कौन सा टर्म होगा, तो ये होता है n की वैल्यू। ध्यान में रखिए, हमें n की वैल्यू यहाँ निकालना है। ओके, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी यूज करेंगे। an = a + n - 1 × d। an क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म, तो लिख लेते हैं 49/2। हमें यहाँ n की वैल्यू निकालना है, ध्यान में रखिएगा। विच टर्म बोला है तो कौन सा टर्म होगा, जैसे n = 1 होता है, n = 2 होता है, n = 3 होता है, तो ये n = क्या वैल्यू आएगी, वही निकालना है हमें n। तो a कितना है, a इज व्हाट, a इज कितना है, -11/2 है, प्लस n - 1 को वैसे ही रहने दीजिए, डिफरेंस कितना है, 5/2। तो ये ब्रैकेट फिलहाल वैसे ही रहने देना है, हमें बाकी कैलकुलेशन पहले करने हैं। ओके, पहले हम क्या करते हैं, -11/2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/2 -11/2 इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर बिकम पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ आएगा n - 1 ब्रैकेट में ही रहेगा, और ये आएगा 5/2, इसे भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 49 + 11 60 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल भी कर देते हैं, 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू n - 1 × 5/2। ओके, अभी जो फ्रैक्शन है इसे शिफ्ट कर दीजिए 30 के पास, तो डिनोमिनेटर का 2 जो है 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 × 2 और 5 आएगा इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा n - 1। ओके, यहाँ ब्रैकेट अभी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 5/2 इधर शिफ्ट हो गया है। 5 6 हो जाएगा और 6 2 12 हो जाता है, तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा ये n - 1 इधर आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो 12, ये +1 कितना हो जाएगा, 13। इस तरीके से हमने निकाल लिए वैल्यू ऑफ n, मतलब देयरफॉर 30th टर्म, ये स्टेटमेंट आपको फाइनली लिखना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ AP is what, this 49/2, 49/2, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा।
ओके, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसे नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज और थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। सोचना पड़ता है किस तरीके से उसका आंसर आएगा, और साथ में ध्यान में रखिएगा कि कंसेप्ट जो है 9th क्लास के भी इसमें अप्लाई हो गए, ये मत भूलिएगा, ध्यान में रखना। ओके, एक हिंट दिया मैंने आपको कि 9th क्लास का कुछ ना कुछ कंसेप्ट इसमें जरूर अप्लाई होता है। देखते हैं बोर्ड वाले भी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। इन फिगर ओके, पहले फिगर बना लेते हैं इसका, फिर उसका गिवन लिखेंगे। ओके, दिस इज अ फिगर। एक सर्कल दिया है, दिस इज अ सर्कल। ओके, जिसमें कि एक डायमीटर दी है, दिस इज डायमीटर, और एक टेंजेंट दिया है यहाँ। तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट जो इस टेंजेंट के एंड पॉइंट से यहाँ कनेक्ट हो गया है। लेबलिंग देख लेते हैं, लेबलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, एंड दिस वन इज सी। दिस पॉइंट इज डी, ये सेंटर है। दिस इज द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, एंड one radius is given like this, represented by P. Okay, this is point P, यहाँ भी दे सकते हैं, this is P। क्लियर? तो फिगर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो इन फिगर ए बी इज डायमीटर, देखिए इसे लिख लेते। क्या दिए इन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, ओके, बी सी इज टेंजेंट, tangent at point B. B is a point of contact of tangent to the given circle. Okay? उसके बाद क्या बोला गया, OP जो है, OP bisect, OP bisect chord AD। chord AD की बात करें, ध्यान में रखिएगा, chord AD को बाइसेक्ट कर रहा है, OP जो है AD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस क्वेश्चन में कि chord OP जो है इट बाइसेक्ट, सॉरी, ये जो AP पार्ट है, ओके, यहाँ तक लिखिएगा तो रेडियस हो जाएगा। सिर्फ ये पॉइंट को P दिया है, ध्यान में रखिए, दिस इज पॉइंट P। तो OP क्या कर रहा है, chord AD को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिगर में कैसे मेंशन करेंगे, देखिए OP बाइसेक्ट chord AD बोला है, तो हम इस दोनों पार्ट को इक्वली शो करेंगे। ठीक है, मीन्स AP इज इक्वल टू DP हमें इक्वल दिया गया है। ओके, तो हम वो इक्वल पार्ट लिख लेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या बोला गया है, इफ एंगल AOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए AOP जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, देन फाइंड क्या करना है, देख लीजिए इसमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल C बोला गया है। ठीक है, फाइंड एंगल C, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो फिगर में दिया है उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और इजी तरीके से इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ठीक है, उसके बाद AB क्या है, डायमीटर है, AB इज अ डायमीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो OP लाइन सेगमेंट दी है, इस chord AD को बाइसेक्ट करती है, मतलब AP इज इक्वल टू DP होगा। एंगल O जो दिया है, AOP बोला है, तो POA बोलो, AOP दिया है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल C, इसका मेजर कितना आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ कंसेप्ट यहाँ मैंने अभी बोला हो कि 9th क्लास के कुछ कंसेप्ट यहाँ जरूर यूज हो गए, तो वो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड दी है और सेंटर से अगर एक सेंटर से कोई लाइन इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट कर रही है, तो ये लाइन क्या रहेगी, गिवन कॉर्ड को परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे OM इज परपेंडिकुलर टू AB तब होगा जब ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे ही लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज OP बाइसेक्ट chord AD। OP क्या कर रहा है, chord AD को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू DP हो जाएगा। ठीक है, AP इज इक्वल टू DP हो जाएगा। ओके,
तो AP इज इक्वल टू DP हो जाएगा। इसी से हम लिख सकते हैं कि जो OP है DP को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो AP इज इक्वल टू DP लिखते ही हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट AD सॉरी। ओके, AP is equal to DP हो गया, this is P, so OP is perpendicular to what, OP is perpendicular to AD हमने लिख लिया है। एक बार और रिकॉल करते हैं, perpendicular drawn from the center on the chord bisect the chord, ये कॉन्वर्स है उसका कि chord is always already bisected, therefore जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से ड्रॉ करेगी तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि दिया है कि कॉर्ड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है एट पॉइंट P। ठीक है, इसलिए दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर होने के बाद ये कौन सा एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल APO इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इससे हम निकाल लेंगे ये वाला एंगल। ओके, एंगल A निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वही रहेगी हमारी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, AOP, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा 60 प्लस 90 प्लस A। ओके, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं O प्लस P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। O कितना है 60 डिग्री है तो लिख लिया 60 डिग्री, P कितना है 90 डिग्री, वो भी लिख लिया हमने, A एज इट इज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 60 प्लस 90 कितना होता है 150 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150 कितना आता है 30 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा 180 माइनस दिस 150 गिव्स 30 डिग्री। एंगल A आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब एंगल A आने के बाद अब हमें और एक चीज पता होना चाहिए, टेंजेंट एट दिस पॉइंट B इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो यहां लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायरेक्टली लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है अ टेंजेंट टू द सर्कल always form angle of 90 degree with the radius at that point of contact। मतलब जब भी कोई टेंजेंट है और रेडियस ड्रॉ करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, तो ये जो रेडियस रहेगा टेंजेंट को कभी भी परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा। ओके, होप सो कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसलिए एंगल B इज इक्वल टू 90, लेकिन इसमें रीजन लिखना जरूरी है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी कहते हैं इसे, जो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया है। टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या कहता है कि रेडियस, ओके, जब भी हम ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, तो वो रेडियस गिवन टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब 90 डिग्री बनाएगी। तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम यहाँ रीजन में लिख सकते हैं। अब आते हैं इस बड़े ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ABC में। देखिए 90 है, ये अभी निकाला हमने 30 डिग्री आ चुका है, ये इसकी वैल्यू 30 डिग्री आ चुकी है, C आ जाएगा। या लिख लेते हैं एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया हमारा। उसके बाद देखते हैं A कितना है 30, B कितना है 90, C हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120 होता है। ये 120 जो इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा। तो C की वैल्यू जो आएगी एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से हमने एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, नोट डाउन करना मत भूलिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सर्कल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखिए ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना कंसेप्ट, आपको बार बार मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, ये चीज आपको आना ही चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिया है इसमें, देखिए एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ओके, दिस वन इज अ सर्कल एंड वन टेंजेंट इज देयर। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑल दिस क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स, ओके। तो सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स से, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हो और इस क्वेश्चन में बहुत सारा थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको, ओके। तो देखिए यहाँ एक फिगर दिया है सर्कल का, जिसका सेंटर O है और दो रेडाई दिया है इसमें OA एंड OB और A to B ज्वाइंट किया, ये फिगर गिवन है, ओके। और एक टेंजेंट दिया है, इस टेंजेंट को रिप्रेजेंट किया है XY से, दिस इज व्हाट टेंजेंट XY। और जो पॉइंट A है इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, ओके। तो देखते क्वेश्चन, तो फिगर तो हमने बना लिया, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है और क्या फाइंड करना है थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज XY इज टेंजेंट, तो लिख लेते हैं XY इज टेंजेंट एट A, ठीक है। XY जो है टेंजेंट एट पॉइंट A, मतलब A क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल हो जाएगा। उसके बाद ये है इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 40, एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, AOB देखते कहा AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। फाइंड BAY, BAY निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। इफ AOB इज इक्वल टू 40, तो ये 40 दिया है, ठीक है, दिस इज 40 डिग्री। फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल BAY, एंगल BAY हमें निकालना है। साथ में देखते हैं और से कौन सा एंगल निकालना है, AOB निकालना है, ABO निकालना है एंड एंगल ABO भी निकालना है, ऐसे दो एंगल इसमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि एंगल जो ये 40 डिग्री ये ही दिया है, ओके। तो ये A और B की भी वैल्यू इसमें दी जा सकती है, ओके। तो ध्यान में रखिएगा ये 40 है। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल O जो दिया है 40 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 40 डिग्री दिया है। अब हमें पता है कि ये OA एंड OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं OA इज इक्वल टू OB, ये क्या हो जाएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो रेडाई भी लिख दे तो काफी है। Therefore, इन ट्रायंगल AOB जो हो जाएगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी टू साइड्स इक्वल है, तो उसके वजह से इसके बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का अप्लाई करके हम जब दो साइड इक्वल रहती तो अपोजिट एंगल्स, ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हम 9th क्लास की पढ़ चुके हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू B हो जाएगा। अब देखिए A और B इक्वल है, तो ट्रायंगल OAB में हम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो क्या होगा, इन ट्रायंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब देखिए दोनों इक्वल है तो इसके वैल्यू में कुछ मान लेता हूं, मान लेते A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू X मान लेते, ठीक है, AB इक्वल है तो X ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये X हो गया, ये X हो गया और ये 40 डिग्री, तो क्या लिखिए हम, दिस इंप्लाइज व्हाट, X प्लस X मतलब A प्लस B, पहले हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस B प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए बी क्या हमने लिया, ए बी इज इक्वल टू एक्स दिया, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस O कितना दिया 40 डिग्री, तो लिख लिया 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, ये 180 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना होगा 140 डिग्री, तो 140 डिवाइडेड बाय 2, x कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ओके, x कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल A और B आ गया हमारा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारा आ चुका है। ये दोनों एंगल हमारे आ चुके हैं 70 एंड दिस वन इज आल्सो 70। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ABO जो है पूछा था ABO, तो एंगल ABO मतलब B हो जाएगा जिसके वैल्यू 70 हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल जो फाइंड करना हमें, नेक्स्ट एंगल BAY,
ए वाई निकाला, ये वाला एंगल निकाला, एंगल बी ए वाई। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे एज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमें पता है रेडियस कभी भी गिवन टेंजेंट को एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर रहती है। ओके, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल जो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये वाला भी एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसी एंगल की जरूरत है हमें बी ए वाई। ओके, तो ओ ए वाई कितना हो जाएगा, ओ ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि रेडियस कभी भी गिवन टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को। तो टेंजेंट पॉइंट ए पे टच कर रहा है सर्कल को, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा। इसके वजह से ओ ए वाई जो रहेगा, ओ ए वाई 90 डिग्री होगा। अब देखिए ओ ए वाई के टू पार्ट्स दिख रहे हैं हमें, ओ ए वाई के टू पार्ट्स दिख रहे हैं। दो पार्ट अच्छी तरीके से बता देता हूं मैं आपको। ये सर्कल हो गया, ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहले पार्ट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, इसकी 70 डिग्री है। ओके, अब भी निकाला है हमने 70 डिग्री। ओके, जैसे ये एंगल ए बोला तो ये वाला एंगल की बात करें, ए मतलब ओ ए बी है ये। ओके, ये वाला एंगल जो है एंगल ओ ए बी है। तो दिस प्लस दिस हम ले लेंगे, तो ओ ए वाई क्या होगा, सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहां लिखेंगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ ए बी कितना, ओ ए बी अभी निकाला हमने 70 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल 70 डिग्री, या लिख लेंगे 70 डिग्री प्लस बी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी ए वाई कितना आ जाएगा, बी ए वाई इज इक्वल टू, दिस इज बी ए वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये अगर सेंट्रल एंगल 40 ना देते हुए इसको अगर 40 दे दिया तो ये भी 40 हो जाएगा बेस, फिर इससे ओ निकाला जा सकता है और उससे ये भी निकाला जाता है। तो थोड़ा चेंज करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर लेवल पे, जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।